अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का। और मेरे साथ एक जाने माने जर्नलिस्ट एडिटर इन चीफ सोहेल काजमी हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मगर मैं एंकरिंग कर रहा हूं तो मेरी जरूर ये दायित्व बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है एक शख्सियत की थोड़ी सी बातें अगर मैं प्रशंसा की इनकी बातें लगा करने तो लगता वक्त उसी में गुजर जाएगा। सोहेल काजमी जी एक एडिटर इन चीफ हैं, जाने माने उर्दू की अखबार जिसका एक अपना मुकाम है तस्कीन का, साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और खास करके पाकिस्तान जब फौजी शासक जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने बहुत सी नसीहतें, बहुत सी गुजारिशें मुशर्रफ को की थी। कोशिश लगातार जारी थी कि मुशर्रफ सीधे हो जाएं, पर चलिए सोहेल काजमी ने बहुत कोशिश की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत नॉलेजेबल है। जर्नलिस्ट के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और कई अवार्ड ख्याति प्राप्त किए। कितने बुद्धिजीवी हैं उनके पीछे पड़ी हुई लाइब्रेरी बताती। सोहेल काजमी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके अनुभव का सोहेल काजमी फायदा लेना चाहूंगा। इस वक्त जो 90 विधानसभा की सीटों में राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, खास करके एआईपी के इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद आने के बाद लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सोहेल काजमी भाई हो रहा कि एक बार पुनः एक रीमेक राजनीतिक फिल्म जो है जम्मू कश्मीर को देखने को मिल जाएगी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बड़े भाई हैं आप, और आपका जो एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, लाइफ में, सोसाइटी की तरफ, भारत की तरफ, वो रिमार्केबल है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी जमीनी हकायक से शुरुआत की है जर्नलिज्म की और अरूज तक पहुंचे। तो पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ बुलाया। दूसरा, हरबंस साहब आपको भी 40 साल से ज्यादा हो गए जर्नलिज्म में, आपने बहुत सी इलेक्शंस कवर की हैं, बहुत से नेताओं के साथ आपकी दोस्ती है, चाहे वो विपक्ष में है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो होता है उसका कोई अपना पर्सनल कुछ नहीं होता है, उसकी जो वाबस्तगियां होती है हर पॉलिटिकल पार्टी से होती है, हर स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी के लोगों से होती है, तभी वो एक नामवर सहाफी बनता है। तो आप तो बड़ा क्लोजली देखते हैं जम्मू कश्मीर को। मैं हमेशा कहता हूं, ना तो पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है हम उसको बदल सकते हैं, ना उनकी नीतियों को बदल सकते हैं टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान के पास तो भाईजान ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है, सिवाय एक ही इंडस्ट्री की जिसको कश्मीर इशू हम बोलते हैं, और वक्तन फवक्तन वो इन्फ्लिट्रेट करके यहाँ हमारे जो इलाकों में जो 100 से ज्यादा पॉइंट्स पे पाकिस्तान जुड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा करके पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी हाइप लेते हैं और पैसा इकट्ठा करते रहते हैं अपने मुल्क को चलाने के लिए। हमने देखा यहाँ पे वक्तन फवक्तन सियासतें चेंज होती रही हैं, हुक्मरान बदलते रहे हैं, और हर दुनिया के हर कोने में ये सब चलन चलता है, सियासत नाम ही इसी का होता है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमने देखा, और मेरे भी 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपके जितना तो नहीं है लेकिन जितना भी है वो मैंने देखा कि सर जो लोग इलेक्शन में खड़े नहीं हुआ करते थे या इलेक्शन में खड़े होने के लिए डिक्टेटोरियल सिस्टम का सहारा लिया करते थे, डिक्टेट किया करते थे कि हम बड़े मजबूरी से हिंदुस्तानी आइन को मानने के लिए तैयार है, और सियासत में आते थे और 2% 5% वोट लेके पार्लियामेंट में और उसके बाद असेंबलीज में, क्योंकि मजबूरी है, जमहूरियत में हर स्टेट को जमहूरी निजाम पे चलाना सरकार की मजबूरी भी होती है और हमारा फर्ज भी है कि हर स्टेट, खासकर जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज था, ताज है और ताज रहेगा, इसको अच्छी तरह से लोगों की को रिहेबिलिटेट करना, और रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकारों का बहुत इंपॉर्टेंट एक काम रहता है। और वक्तन फवक्तन यहाँ सरकारें बनती रही। 47 ऑनवर्ड्स आपने देखा कि एक लीडर जो एक टीचर था बाय प्रोफेशन, जिसको शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहते थे, उनको सक्रिय पॉलिटिक्स में सक्रिय किया, और सबसे टॉलेस्ट पॉलिटिशियन वो एलओसी के उस पार भी, एलओसी के इस पार भी वो बने, और जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद उनके बेटे चीफ मिनिस्टर रहे, उनके पोते चीफ मिनिस्टर रहे, अब उनके पड़पोते भी जो है मैं देख रहा हूँ इस असेंबली इलेक्शन में वो सक्रिय हो रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि सर पॉलिटिशियन जब पॉलिटिक्स की इसका स्वाद चख लेता है या गवर्नेंस का स्वाद चख लेता है, वो सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नेंस करना अपने आप में एक आर्ट होती है जो सबके बस की बात नहीं होती। बड़े लोग फेल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं, भारत की बाकी रियासतों में भी और यहाँ भी, और वो 4th जनरेशन जो है
उसी तरह महबूबा जी मुफ्ती साहब का एक अपना रोल रहा, वो 62 में मिनिस्टर बने, डिप्टी मिनिस्टर, और फिर उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बनी, जिसका गठन 2000 में पीडीपी का हुआ। आज उनकी पोत नवासी दोती जो है वो बिजबिहाड़ा की सीट से इलेक्शन लड़ रही है और बड़ी अच्छी तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। जमहूरियत में सबको अपना हक है। ये कहना कि फैमिली राज है, ये कहना कि किसी तरह फैमिलीज को जोड़ना, पूरे भारत में डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, पॉलिटिशियन भी अपने बेटे को या बेटी को पॉलिटिशियन बनाना चाहता है। ये एक्विजिशन जो है एक दूसरे पे लगाना जो है, ये पॉलिटिक्स का एक अपना दस्तूर है, वो चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन अब कमिंग टू द पॉइंट जो आपने जिस पर सवाल किया कि इंजीनियर रशीद को आप कैसे देखते हैं, इंजीनियर रशीद से आप भी बहुत बार मिले हैं, आप बड़ा क्लोजली असेंबली को कवर करते थे और बड़े वाइब्रेंट जर्नलिस्ट होते थे अपने जो मीडिया कॉरिडोर्स में, और सारे कोई भी नेता ऐसा नहीं मैंने देखा जो आपसे नहीं मिलता था जब टी ब्रेक होती थी और जिससे आप विचार विमर्श नहीं करते थे। और एक ही आदमी होता था 2 बार जो जीता हुआ, जिसको इंजीनियर रशीद बोलते हैं, जो बड़ा वोकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था और मार्शल उसको उठा उठा के बाहर फेंकते थे या बाहर ले जाते थे या कपड़े फाड़ देते थे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था और लोगों की बात करता था, कश्मीर के को अच्छा देखने की बात करता था, कश्मीर की पॉलिटिक्स को चेंज करने की बात करता था। और अभी वो अंडर ट्रायल है, ही इज नॉट ए कन्विक्टेड, और पटियाला कोर्ट ने उसको जमानत दी है। इसी तरह यूपी में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत से ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं सर, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। और ये कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्राविधान है, और उसी प्राविधान के तहत उनको परसों जमानत मिली है 2 अक्टूबर तक। वो जैसे ही बाहर निकले और जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज थी, कोई ये कह रहा था कि बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, कोई ये कह रहा था कि वो किसी और के प्रॉक्सी हैं, उन्होंने सब स्पेकुलेशंस को विराम दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर निकला हूं अपने लोगों की कंपेनिंग करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब श्रीनगर एयरपोर्ट से उतरे तो कश्मीर की जमीन को प्यार किया, चूमा उस जमीन को जहां वो पैदा हुए हैं, जहां उनके पूर्वज दफन है, और उनके बच्चे जो हैं वो इलेक्शन की कंपेनिंग कर रहे हैं। और एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, नीचे वी शेप की चप्पल है, सलवार कमीज है, आपने देखा होगा जैसे ममता बनर्जी वी शेप की चप्पल में घूमती है, उस तरह का एक फक्कड़ सा आदमी जो है वो अपनी कंपेनिंग कर रहा है। और उसने कड़े हाथों से जो अपना वीडियो वायरल किया, उसमें शेख साहब से लेके महबूबा जी तक, उमर तक, सबको अक्यूज किया। उनका हक है, सब करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब भी उनको अक्यूज कर रहे हैं, सजाद लोन भी उनको अक्यूज कर रहा है। आज मैं सुन रहा था कि सजाद लोन साहब तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को भी गालियां निकाल रहे हैं, जो उनकी शय पे पिछली बार चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने कपड़े भी सिलवा लिए थे, पेंट कोट अपने। तो कहने का मतलब ये है, लबोलबाब ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना वजूद है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना काम करने का तरीकाकार है। लेकिन लोगों ने, हरबंस साहब आप मानेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता ने इतना कंफ्यूज कर दिया सारे पॉलिटिशियंस को कि सबकी पतलून ढीली हो चुकी है। जो ये सोचते थे कि नहीं, हम ही सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो एनसी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, या कुछ ऐसे लोग जो बड़े इंटेलेक्चुअली अपने आप को कश्मीर का सारा लोड अपने सिर पे उठा के कश्मीर की बात करने वाले थे, वो भी आज परेशान है कि लोगों का रुझान क्या है, लोग किस तरह वोट देंगे, लोग कितना वोट देंगे, कितने परसेंट देंगे। 70% तो दे चुके हैं पार्लियामेंट में, और उसके बाद अब असेंबली इलेक्शन है, 2-3 महीने बाद हुई है, वो चल रही है, तो वो सोचते हैं इस बार शायद 80% ना हो जाए। तो 80% का मतलब है सर कि टोटल पॉलिटिकल नरेशन चेंज, लोग, पीपल विल जो है वो प्रिवेल करेगी इस असेंबली इलेक्शन में, जो एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड, नया पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और नया एक डाइनिंग टेबल जो है वो सियासी सजाएगी, जिसमें नई रेसिपीज होंगी, नए वेटर्स होंगे, नए कुक्स होंगे, और वो कौन कौन होंगे उस टेबल पे ये आने वाला वक्त 8 अक्टूबर को बताएगा। लेकिन कल जो इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई है, उससे एक चीज तो बड़ी साफ है कि लोग भी चेंज चाहते हैं, लोग भी अमन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को चाहते हैं। और जो वेलकम, वो कितनी सीटें निकालेंगे, कितनी नहीं निकालेंगे, वो बात की चर्चा है, वो लोग डिसाइड करेंगे, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक अल्टरनेटिव जो है, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, अपनी पार्टी का भी आपने देखा कि किस तरह से वो इंट्रोड्यूस हुई पीडीपी से निकल के, और कितना शोरगुल किया और कितना वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना रहे थे, फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, और आज उनकी भी हवा निकली हुई है।
और इसी तरह की बहुत सी पार्टीज हैं कश्मीर में छोटी छोटी जो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद की एंट्री से एक नया कलर जो है इस फेस्टिवल में, इलेक्शंस के फेस्टिवल में, वो ऐड ऑन हो गया जो हम सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है उसके डिविडेंड्स जो हैं पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जमहूरियत में हर इंसान इलेक्शन लड़ सकता है। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ नेशनल हित में जम्मू कश्मीर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये आने वाले दिन आपको जरूर बताएंगे सर। सोहेल काज़मी, मुझे याद है आपका जो अनुभव है, एंड यू आर बॉर्न सिल्वर स्पून इन योर माउथ बिकॉज आपके वालिद वर नोन, उनसे ही आपने विरासत में ये जर्नलिज्म लिया। पहले इसी कुर्सी पर आपके ऑनरेबल पेरेंट्स फादर साहब बैठते थे, और मुझे याद है असेंबली आप भी लगातार कवर करते थे। सिर्फ अंदाजा भाया आपका यही था, इसी ऑफिस में आप विधानसभा का जो सत्र चलता था लगातार बैठकर, तब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में था, जेके चैनल में हम लाइव करते थे, एंड यू आर द पर्सनालिटी, यहाँ बैठे सब कुछ देखते थे। जब आपको अच्छा लगता था वो मैसेज भी कर देते थे। मगर एक दिन आप असेंबली में, हमारी मुलाकात हुई, अक्सर आप आते रहते कवरेज के लिए या मिलने के लिए। मुझे आपके लफ्ज याद हैं जब इंजीनियर रशीद को, जो अभी आपने जिक्र किया, इस छोटे से कद वाले बंदे को, वजूद वाले को मार्शल उठा के फेंक रहे थे, तो जो जहाँ पर सारे बैठते हैं हॉल में, आपने मुझे कहा था कि हरबंस भाई आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा तूफान जम्मू कश्मीर में लाएगा, आप याद करिए, ये आपके शब्द थे। बिल्कुल। आज ये शब्द पूरे हो गए, तो मैंने कहा दिस इज द ओनली पर्सनालिटी जो इतना जर्नलिज्म में महारत रखते, और आपकी बात सच हुई और वो आपके सामने, इसलिए मैंने जहमत दी। हालांकि अभी एक मैंने एक लाइव और किया है, मगर ये जनता तक बात पहुंचानी थी। और कहते हैं जो पहले बाजी मार गया, बाजी मार गया, मैंने बाजी इसलिए मार ली, अनुभव के लबालब भरे हुए शख्स सोहेल काज़मी, जिन्होंने लफ्ज तब कहे थे कि नागो के भाई आने वाले दिन आएगा, ये कुछ तूफान मचाएगा, उसने मचा डाला। सो मैं कुछ यहाँ पर ये जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि हालांकि उन्हें बातों को सब ने इनकार कर दिया है, मगर ये तय हो गया है, इंजीनियर शेख रशीद आने का जो बोला है, और आपने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया ममता बनर्जी जैसे वेशभूषा को लेकर, ये जो रंग लाएगा सोहेल काज़मी भाई, जैसे पहले भी शेख अब्दुल्ला के समय तो हुआ था, तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, और जो बहुत सी चीजें भाजपा ने यहाँ की है उसका इम्पैक्ट भाजपा को क्या मिलेगा, ये जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए। देखिए सर, भाजपा का कोई चाहने वाला तो कश्मीर में कभी रहा नहीं। एक मौका उनको 2014 में मिला था, 25 एमएलए जब बन गए उनके, और आरएसएस और बीजेपी ने कंबाइंड वे में कश्मीर में 10 सालों में, पिछले 10 सालों में काफी कोशिश की, लेकिन यह कि सियासत में बहुत अच्छे कदावर लोग जो होते हैं आप जैसे, वो नहीं आते। पॉलिटिक्स इज नॉट ए गेम ऑफ एवरी पर्सन। इसमें अमूमन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ अच्छे फेसेस नहीं जुड़े, कुछ अच्छे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी थी वो नहीं जुड़े। जो लोग लैंड ग्रैबर थे, जिन्होंने एनसी छोड़ दी थी, कांग्रेस छोड़ दी थी, डिसग्रंटल थे, वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। और भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन जो है बड़ा जबरदस्त है कि सबसे बड़ी पार्टी, वन फोन कॉल और आप मेंबर, चाहे आप किस भी जाति से हैं, किस भी प्रोफेशन से हैं, चाहे लैंड ग्रैबर हैं, चाहे चोर लुचक्के रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। वन मिस कॉल यू आर ए मेंबर। उसके उनको कहीं कहीं पे नेगेटिव चीजें भी उनको देखने को मिली हैं, लेकिन जनाधार बढ़ना चाहिए। हर पार्टी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यह है कि हाँ, उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस खुले, उनके तहसील ऑफिसेस खुले। भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको डल लेक में, राजबाग में, रावलपुरा में, हैदरपुरा में, शुपैया में, कुपवाड़ा में दिखने को मिल गया। जो लोग इसको अछूत पार्टी बोलते थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन साथ साथ जब मंगलसूत्र के बयान प्राइम मिनिस्टर के आने लगे, हिंदू मुस्लिम की बातें जब कहीं कोई बीजेपी लीडर करने लगे, तो फिर दोबारा बीजेपी उसी क्रॉस चौक पे आ जाती है कि मुस्लिम स्टेट है, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, हुक्मरान यहाँ हमेशा मुसलमान रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम करके तो जम्मू कश्मीर में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, खासकर कश्मीर में तो नहीं मिलेगा। तो रिजेक्टेड हुई बहुत सी चीजें इनकी। और आज भी अगर आप देखें पीर पंचाल में, जो मैं जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूं सर, वहां पे इंडिया ब्लॉक का तो कैंडिडेट सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डिस्पाइट कितना काम किया उन्होंने,
जहां मैं पुंछ से सुबह 4 बजे निकलता था जब मैं पैदा हुआ और रात को 2 बजे पहुंचता था, और आज 3 टनल्स वहां पहली बार बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टाइम, जो मुझे लगता है अगले साल तक जब भी जो भी प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करेगा तो हम 5 घंटे में पुंछ में होंगे। तो इतने काम होने के बावजूद भी वो जो हिंदू मुस्लिम का जो वर्ड जो कट सर, वो कहीं ना कहीं जो है वो वोटरों को अ, वोटरों को वोटरों को डिस्टर्ब करता है, और फिर दोबारा वही रणनीति शुरू हो जाती है हिंदू मुस्लिम वाली, और वो डैमेज करती है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि वोटर आज बड़ा समझदार है, बच्चे से बुजुर्ग तक सर अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ है दुनिया के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पॉलिटिशियनों के साथ, नीतियों के साथ और गलत नीतियों के साथ भी। तो वो बड़ा सोच समझ के वोट करने की एक शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में हुई है और पूरे भारत में हुई है। अगर वो नहीं होती तो सर 98 एमपी जो है कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक के नहीं होते। एक स्ट्रॉन्गर अपोजिशन जो आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं वो तभी मुमकिन है कि लोग समझदार हैं, और हम सलूट करते हैं भारत के लोगों को कि उनकी सूझबूझ जो है वो बढ़ती जा रही है टुवर्ड्स द नेशनल बिल्डिंग, टुवर्ड्स द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, टुवर्ड्स द अच्छी चर्चा हो किसी भी बिल पे, और बिल जो है अच्छी तरह चर्चा के साथ लोगों के डोमेन में आए। ये लोगों ने सोच लिया है, समझ लिया है, और उसका फायदा लोगों को ही होता है सर। तो इसलिए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल नरेशन बदलना, जबरदस्ती से बोलना कि नहीं मेरी पार्टी को ही वोट कीजिए और हम ही सोल रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर के, वो बदल चुका है सर। और उसमें सबसे बड़ा भागीदार जम्मू कश्मीर के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रिमार्केबल काम किया है जम्मू कश्मीर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों का जाल, फ्लाईओवर्स का जाल, एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेशन हो सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि कंड्यूसिव एटमोस्फेयर, जिसकी वजह से हम 80% की जो आंकड़ा है वो देखेंगे असेंबली इलेक्शंस में। अगर कंड्यूसिव एटमोस्फेयर नहीं होता तो सर तो लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, हड़ताल कॉल्स होती थी, शटर पकड़ के लोग दुकान खोलते थे और किसी वक्त भी शटर बंद करना पड़ता था। तो जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया पिछले 10 सालों में। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से ले सकती थी, लेकिन उनके पास वो फेसिस नहीं है, वो लोग नहीं है जिनकी बातों को लोग कन्विंस हो जाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का भी निर्माण जो है और अच्छे ढंग से कर सकती है। और उसके बीच में इंजीनियर रशीद की जो एंट्री है उसने बिल्कुल थोड़ा सा पॉलिटिकल नैरेटिव बदल दिया सर। अब आप देखिए कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनकी पार्टी कितनी सीटें लेती है, वो जिनको सपोर्ट करते हैं वो कितने लोग आते हैं। लेकिन ये कहना, ये जो इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि हम ही सरकार बनाएंगे, वो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब 90 सीटें हैं टोटल। 90 सीटों में किसका आंकड़ा कैसे रहता है वो तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन जो भी होगा हंग असेंबली की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है वो अच्छी चीज होगी। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी सर, और ट्रांसपेरेंसी भी जो आने वाली सरकार है उसकी जरूर बढ़ेगी। सोहेल काज़मी भाई, कोई शक की बात नहीं, ये चीज अगर हम भूरी भूरी प्रशंसा इंजीनियर शेख रशीद की करें तो गलत नहीं होगा। मगर एक कहावत भी है, अक्सर महफिल में आप भी अभी कहते हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। जो सोहेल काज़मी इतना कुछ अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र ने किया, और हमारे उपराज्यपाल कहते हैं कि पहले एक जब सभा में उन्होंने कहा था, पहले लोग इसे मंदिरों का शहर जम्मू कहते थे, अब ये विकास नगरी हो गया। जिधर आपने इशारा किया, एम्स, आईआईटी, आईआईएम सब हो गया सोहेल काज़मी, सारा भाजपा ने किया। मगर हुआ क्या कि इसको स्थानीय केंद्र ने कर दिया। आपका इतना अनुभव है, आप कई राजनीतिक दलों से जुड़े और खास करके कुछ धार्मिक स्थानों से भी जुड़े हैं। अगर वक्फ की बात करें, यू आर वन ऑफ द मेंबर जिसको हकीकत पता है। मैं कोई गलत बात नहीं करने जा रहा हूं, तो मुझे माजरत कर देना। आप एक मुस्लिम के नाते शिया समुदाय से हैं और मैंने शिया समुदाय के लिए आपको स्ट्रगल करते देखा है, सभी के लिए। यानी कि कई बहुआयामी आप हैं। आप प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, जानदार आपने कमान की। मगर सोहेल काज़मी इतना जा रहा, और आपके अच्छे खासे जान पहचान वाले दिल्ली में और यहाँ पर भाजपा के लोग हैं। शायद आप भी समय समय पर समझाते होंगे कि यहाँ की लीडरशिप ही आज अगर दोषी है तो गलत नहीं है कि इतना कुछ किया, ये कैश नहीं करवा सकते। क्या इस बात को आज भी आप मानते हैं कि वीकनेस ऑफ लोकल बीजेपी लीडर? 100%। आप देखिए, आपके सब दोस्त हैं, आपने उनको किन किन कैसी कैसी जगहों पे क्या क्या काम करते देखा है, और वो जब एकदम भगवान जब देता है
तो वो एकदम जब उस सत्ता पे आ जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं, वो आपको और मुझे नहीं पहचानते तो अल्लाह को कहां से पहचानेंगे। ये पावर ऐसी चीज है जो इंसान को पागल कर देती है, लेकिन सबको पागल नहीं करती। ये 80-90% उन लोगों को पागल करती है जिन्होंने सत्ता देखी नहीं होती है या सत्ता का तरीकाकार पता नहीं होता है। देखिए, सत्ता को डाइजेस्ट करना या पैसे को डाइजेस्ट करना या अपनी पॉपुलैरिटी को डाइजेस्ट करना, ये सबके सबके बस की बात नहीं होती है। अच्छा नेता जो है वो सोमनाथ चैटर्जी था, जो 13 बार पार्लियामेंट गया और पार्लियामेंट में सिटिंग एमपी के तौर पे उसकी डेथ हुई। अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 12 बार राज्यसभा में गए और आज भी पूरी दुनिया उनका नाम लेती है, क्योंकि आपका अपना पर्सनैलिटी, आपका अपना व्यक्तिगत जो है वो पर्सोना जो है वो लोग याद करते हैं। आपकी सेकुलर इमेज, आपकी बात करने का अंदाज, आपका लोगों के साथ विचार विमर्श करने का तरीकाकार और अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी एक अंदाज होता है। तो बड़े कम लोग होते हैं भारतीय पॉलिटिक्स में जिनका नाम बड़े सुर्ख हल्फाजों से लिखा जाता है। लेकिन ये आया राम गया राम, 2014 में मोदी वेव, तो एवरी टॉम डिक हैरी बिकेम एमएलए, तो वो मैं उस वक्त उनको भी कहता था, आज भी कहता हूं। लेकिन वो सत्ता में आने के बाद भी इंप्रूव कर सकते थे क्योंकि पावर आई थी उनके पास, लेकिन नहीं कर पाए। और बीजेपी को जो एक फैक्टर है जो मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं देखता हूँ, सिर्फ बीजेपी में देखता हूँ, इनकम्बेंसी फैक्टर जो है। जो कुछ भी एनसी को, कांग्रेस को मिलेगा वो बीजेपी खुद परोसेगी, क्योंकि इनकम्बेंसी विद इन इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी में। ये मैंने पहली पार्टी देखी अपने 30-35 साल के दौर में कि सर अपने लोगों को ही गालियां निकालते हैं, बाहर वाला क्या निकालेगा। तो उसका जो नुकसान है उसी पार्टी को होता है, उसी कैडर को होता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो फायदा होता है या नुकसान होता है। हम ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर परिवार जुड़ के रहे और नीतियों को हाईलाइट करे, पॉलिसी मैटर्स को डिस्कस करे पब्लिक डोमेन में, तो वो फायदा जो है वो पार्टी ले सकती है। अभी भी देखिए कि फारूक अब्दुल्ला का जो करिश्मा है, चाहे वो भी 100% सच नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जो करिश्मा है और जो बात करने का तरीकाकार है, जो लो प्रोफाइल है, एक्सेसिबिलिटी आज भी कायम दायम है और शायद उमर अब्दुल्ला में नहीं है। और वो फारूक साहब जहां भी जाते हैं तो वो मास पुलर बन जाते हैं। तो ये किसी पॉलिटिशियन में भगवान की तरफ से नवाजी हुई चीजें होती हैं और वो पॉलिटिशियन उसको हमेशा इनकैश करते हैं। सोहेल भाई, प्रोग्राम में यही खत्म करना चाहता था, मगर आपने एक दिल के तार ऐसे छोड़े सोमनाथ चटर्जी का नाम लेकर, तो अगर इसको थोड़ा कार्यक्रम को और बढ़ा दूं, हालांकि अक्सर ही कहा जाता है कि नहीं 10-15 मिनट का कार्यक्रम करिए, मगर अब साहब पॉज कार्ड में तो सोहेल कादमी 1-1 घंटा का प्रोग्राम चलता, लोग देखते हैं। आपने सोमनाथ चटर्जी की बात करके मुझ पे एहसान किया है, क्योंकि उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपनी देह को मेडिकल कॉलेज एम्स को डोनेट कर दिया। एम्स में चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ने भी अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया था। और हमारे लिए सोहेल कादमी भाई फक्र की बात है। हम जैसे जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता का पितामह कहते थे ओम सराफ जी, हिंदू धर्म से, उन्होंने लिख के दे दिया था कि जब मेरी मौत हो मेरी डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज को देता। ही हैज डन इट। यानी कि ये महानता है जिस बात को आपने छेड़ी। मुझे लगता है कि इस बात जो आपने छेड़ी और देहदान की बड़ी आवश्यकता है। अब एम्स सोहेल जी नया बना है, वहां पर भी डेड बॉडी की जरूरत है। आपने ये भी सुना होगा कि पीछे हम किसी एक निजी मेडिकल कॉलेज में आरोप लगे थे डेड बॉडियां खरीदते हैं, उनके पास है नहीं। एनीवे सोहेल कादमी, अब इसमें बात आ गई ओम सराफ जी की मैंने ली, हमारे पितामह थे जैसे शर्मा साहब थे। आपका एक बड़ा अनुभव है और दावे से मैं कह सकता हूं जो जर्नलिज्म में आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का रुतबा है उसे सलाम है। अब नजर मारिए इधर अपने आगे पीछे। इस वक्त सोशल मीडिया सबसे आगे है, प्रिंट मीडिया भी है, नेशनल चैनल भी है, मगर सोहेल जी जैसे आपका अपना जो तस्कीन का बहुत अच्छा सोशल मीडिया बहुत आगे जा रहा है, यानी कि अच्छी बातें हो रही हैं। कुछ हमारे और दोस्त हैं जो नेशनल चैनल में थे, अब अपना अपना चैनल चला रहे हैं। इस वक्त जो जम्मू में खास करके जो सोहेल कादमी इस वक्त प्रिंट मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हालत है, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा वो क्या पोजीशन है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और गलतियों को छोड़कर ये कह लें गलतियों की जब जागो तभी सवेरा। आखिर में ये भी जानकारी आपसे लेकर दर्शकों तक और मीडिया को देना चाहूंगा। देखिए हरबंस सर, आपने हर शेड देखी है, हर जनरेशन की, लगभग 4 डिकेड्स 4.5 डिकेड से तो आप एक्टिव हैं। वक्त कैसे कैसे बदला
और सोच कैसे कैसे बदली आपके सामने है। बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी लेड सरकार जो है डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। डिजिटलाइज होना चाहिए, लेकिन प्रिंट मीडिया को खत्म करके डिजिटलाइज मीडिया को जो है इम्प्रूव करना, मैं समझता हूँ वो भी गलत है, क्योंकि हर मीडिया का, हर माध्यम का एक अपना रोल होता है सोसाइटी में, और हर रीडर का एक अपना शौक होता है। आप तो एडिटर रहे नेशनल डेलीज के, आपको तो पता है कि एक अखबार बनाने में एक रिपोर्टर का, एक एडिटर का कितना बड़ा योगदान रहता है, और वो कोई भी चीज क्रॉस चेक करने के बिना ना तो वो पब्लिश कर सकता है और ना ही वो उसको एडिटोरियल की शक्ल में या आर्टिकल की शक्ल में ला सकता है। तो प्रिंट मीडिया को एकदम उसकी पॉलिसी के तहत एडवर्टाइजिंग से महरूम कर देना या सिर्फ डिजिटलाइजेशन को करना, और डिजिटलाइजेशन भी वो जहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो आज मियां बीवी आपस में लड़ाई करते हैं, या तो बीवी माइक उठा लेती है या हस्बैंड माइक बना लेता है और बोलता है, इंटरव्यू करना शुरू हो जाता है और शाम को वो घर टूट जाता है। तो इस तरह का मीडिया भारत को नहीं चाहिए। इस तरह का मीडिया जो है जम्मू कश्मीर को भी नहीं चाहिए। एक अकाउंटेबल, जिस तरह से आपने एक लगन से छोटी उम्र से आज तक इस उम्र तक, और मुझे लगता है आप कोई चेंज भी नहीं कर सकता आपको, क्योंकि एक प्रोफेशन में जब तक कन्विक्शन ना हो इंसान की, वो नहीं आता है, और वो कन्विक्शन करते करते वो 50 साल अपनी जिंदगी पूरी जो है उस प्रोफेशन में दे देता है, और उसका नाम, उसका जो बाई लाइन है वो बहुत मैटर करती है सोसाइटी में। तो ये सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए जहां चेक एंड बैलेंस, और कौन लोग किस माध्यम से सोसाइटी में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने चाहिए उस पर होना चाहिए। या वो बच्चे जो बच्चियां बहुत शौक से इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहती, उनको जिस तरह अपने पिता को या माता को इज्जत देते हैं, अपने सीनियर्स को वैसी इज्जत देनी चाहिए, अपने सीनियर्स से सीखना चाहिए, ताकि वो अपने सीनियर्स को रोल मॉडल समझ के कंट्रीब्यूटर बने जर्नलिज्म के माध्यम से सोसाइटी में। और जर्नलिज्म अगर अच्छा है तो मैं समझता हूँ किसी इबादत से कम नहीं है। किसी भी दर्शकों, आखिरी लम्हे हैं, कुछ टेली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पड़ गई है। मुझे उम्मीद है कि अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि लास्ट वाले हमारे कार्यक्रम में कुछ बहुत बहुमूल्य बातें हैं, वो सोहेल काज़मी से मैं आप लोगों के लिए लेना चाहता हूं। सर, मैं बोलूं सर? जी आप प्लीज सर, सवाल रिपीट कीजिए, सवाल रिपीट कीजिए सर। सोहेल काज़मी जी, ये जो पहले तो ऑलमोस्ट आपने सब कुछ बोल दिया, आखिर में क्योंकि अगर मैं आपकी और कोई अच्छाइयों को सामने ना लाऊं तो आई विल नॉट ए कॉल्ड ए गुड एंकर। अगर मैं आपकी तुलना, एक समय महाभारत में सोहेल काज़मी आप भी जानते हैं, कर्ण एक दानी था जिसने अपने कवच और कुंडल भी दे दिए। मुझे मालूम है जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, कितनी दरिया दिली आपकी है। ना जाने कितने ही आपकी प्रिंटिंग जो प्रेस है, कितने जो नए आते हैं। और मैंने भी एक बार जब अखबार शुरू की तो आप ही के प्रेस में आया था, और कई ऐसे मेरे जैसे हैं, कई कारणों से पूरी पेमेंट आपको नहीं करते, तो आपने वही कह लिए कवच कुंडल दे दिया, परवाह नहीं, या तू आगे बढ़। वो नहीं बढ़े, उनकी बैड लक है। तो ये आप में खासियत है। मेरा फर्ज बनता था बताऊं कि एक चौथा प्रहरी जो है वो सोहेल काज़मी जैसा भी है, और ऐसे आपको मार्गदर्शन पे लोग चलते हुए एक नया आयाम देंगे। बस सोहेल जी, यही मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। बस एक गुजारिश है, जब जब ऐसे क्रूशल सब्जेक्ट की बात पड़े तो सोहेल काज़मी मुझे इस चैनल तभी मीडिया में साथ देंगे और बात हम हकीकत सामने लाएंगे। आपका सोहेल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।